हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एसएसटी के जो है 9वां पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। तो देखिए, कोयला एवं लौह कारखाने को चलाने और मशीन को निर्माण के लिए आवश्यक था। कहने का मतलब है दोस्तों ना कि लोहा जो कारखाना था उसको चलाने के लिए कोयला का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इंग्लैंड और भारत दोनों देशों में इनका विकास हुआ, ठीक है, जिससे औद्योगिकरण की जो है गति तेज हो गई। कहने का मतलब कोयला का जो है विकास हुआ और उसके बाद जो है ना फैक्ट्री का विकास हो गया, ठीक। और भारत में लौह इस्पात के अनेक कारखाने खुले। उसके बाद जो है भारत में अनेक प्रकार के कारखाना जो है खुल गया इस्पात वाला, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। रेलवे निर्माण लौह उद्योग में तेजी आ गई। टाटा आयरन स्टील कंपनी भी खुल गया। उसके बाद रेलवे जो बनाने वाला कंपनी था उसको भी विकास हो गया। भारत में 1814 में कोयला उद्योग शुरू हुआ। 1814 में जो है कि कोयला का उद्योग शुरू हो गया, ठीक। और आगे बात किया जाए, इस वर्ष रानीगंज में कोयला खुदाई का काम शुरू हुआ। उसी समय जो है रानीगंज एक जगह है, वहाँ पर कोयला का खुदाई शुरू हो गया। रेल के विकास के साथ कोयला उद्योग का भी विकास हुआ है, यानी उसी समय जो है क्या है, कोयले का भी विकास शुरू हो गया था जब रेल विकास काम शुरू हुआ था, ठीक ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। तो शहरीकरण के कारण अनेक नई समस्या का जन्म हुआ है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख है, जो कि क्या क्या समस्या है। पहली वो है शहरीकरण ने, देखिए शहर जब बना था ना, क्या क्या समस्या सामने आया था, ठीक है। तो पहला समस्या आया था, शहरीकरण ने नई सामाजिक संरचना को जन्म दिया, जिससे वर्ग विभेद गहरा हुआ। यह समाजवादी सिद्धांत एवं लोकतांत्रिक मान्यता के विपरीत थी। मतलब शहर में जो है ना सामाजिक संरचना को जन्म दिया, यानी समाज में अलग अलग विभिन्नताएं देखने के लिए ये जो है शुरू हो गया। उसके बाद शहर में आवास, मतलब घर, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य जन कल्याण संबंधित समस्या उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब जब ज़्यादा शहर में जनसंख्या होने लगा तो यातायात की दिक्कत होने लगी, घर का दिक्कत होने लगा, माने कई प्रकार के समस्या सामने आने लगा। तीसरा का पॉइंट है, शहरीकरण ने असमृद्धा, अवसरवाद, व्यक्तिवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया। कहने का मतलब शहर में जो है ना, जो किसी चीज़ का अवसर मिलता था काम करने का, वो भी समस्या सामने आ गया। मान लीजिए आप पहले जनसंख्या कम था तो कहीं कंपनी में जाते थे तो काम मिल जाता था, लेकिन जब बाद में ज़्यादा जनसंख्या हो गया तो काम नहीं मिल पाता था, ये चीज़ सामने आया। उसके बाद जो है शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, यानी जो शहर बना उसके बाद जो है ना पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि जो है गंदगी और धूल कण वातावरण को दूषित करने लगा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तार किया। तो विश्व बाजार के स्वरूप को विकसित करने में औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी देखिए दोस्तों, विश्व बाजार था ना, उसको विकास करने के लिए औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उत्पन्न करना, वस्तु के लिए बाजार उपलब्ध कराना, काम विश्व बाजार ने किया। यानी कहने का मतलब ये काम जो है ना, कहने का मतलब कच्चा उपलब्ध कराना कंपनी के लिए और वस्तु निर्माण किया, उसके लिए बाजार की होना, ये काम था विश्व बाजार का, ठीक है। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान किया।
एशिया और अफ्रीका में स्थापित उपनिवेशों में औपनिवेशिक देशों को अपने उद्योग के लिए ठोस आधार मिल गए। उपनिवेशवाद के अतिरिक्त व्यापार, पूंजी के प्रभाव और श्रमिकों के पलायन भी विश्व बाजार के विस्तार में सहयोग किया। कहने का मतलब है विश्व व्यापार से ना क्या हुआ कि पूंजी में प्रवाह हुआ और मजदूर जो थे एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगे थे। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था? तो यूरोप में छापाखाना के आविष्कार के श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के यूवान गुटेनबर्ग को है। उन्होंने देखिए छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ही किया था, जिसने 1448 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया था। जैतून पेरने वाले मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। कहने का मतलब एक मशीन था, जैतून का तेल होता है ना, उसको पेरने वाला मशीन था, उसी को देखकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया। पेंच को घुमाकर प्लाटेन की गीले कागज पर दबाया जाता था, जिससे सांचे का उपयोग करके अक्षर छप जाते थे। इसी तरीका से उन्होंने मुद्रण का आविष्कार किया था। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संघ राज्य का अर्थ बताइए। तो संघ राज्य का अर्थ कई स्वतंत्र और प्रभु राज्य आपस में मित्र प्रभु को स्वीकार कर एक संघ राज्य का गठन करता है। कहने का मतलब है ना, कई जो है स्वतंत्र राज्य है जो आपस में जुड़कर एक संघ राज्य का निर्माण किया। जैसे में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार होती है। संघ राज्य के अंग होते हैं, जिसके शासन संचालन के राज्य के सरकार के हाथों में होता है। कहने का मतलब सिंपल सा बात आप याद रखिए ना, कई स्वतंत्र जो है राज्य आपस में जुड़कर मित्रता करता है और एक गठन बनाता है, उसको हम लोग संघीय राज्य गठन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझिएगा, संघ राज्य। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो निम्नलिखित दो प्रावधान जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के स्वरूप नहीं स्वीकार है। कहने का मतलब है, देखिए पहला है धर्म, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म रूप नहीं दिया गया है। कहने का मतलब भारत में किसी भी धर्म की मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, पहली बात है, यानी सभी धर्म को महत्व है, ये नहीं कि एक धर्म लेके आप बैठ गए, ऐसा नहीं है। और संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है, यानी संविधान में सभी आदमी को, नागरिक को आज़ादी दी गई है। वो अपना व्यापार, आना जाना, वो कहीं जा सकता है, व्यापार कर सकता है, इसके लिए कोई उसको पाबंदी नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य में किसी धर्म की मान्यता नहीं है। दूसरा का नागरिकों की स्वतंत्रता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है? तो देखिए सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीका निम्नलिखित है। पहला जो है, सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो है ना, सरकार के विभिन्न अंग 3 गो है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी होना चाहिए। राजनीतिक में तालमेल होना चाहिए। साझेदारी का मतलब मेल मिलाप और सत्ता मतलब राजनीतिक, इन दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए। और दूसरा का पॉइंट है, सरकार के विभिन्न स्तर जैसे में केंद्र, राज्य और भी इसके कई स्तर हैं, वो एक जुड़ा होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास की क्रियाओं में
प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसमें भारत, देखिए देखा जाता है भारत में ऐसा, मतलब अपने देश को देखकर और उसमें जो भी संसाधन है उसका उपयोग करना, वो भी विकास कार्य में, उसको आर्थिक नियोजन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड जो है क्या है समझते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जिसके माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु या सेवा को खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ना, क्रेडिट कार्ड ना एक प्लास्टिक का मुद्रा है और ये जो है ना बैंक जारी करता है। धनराशि आपके पास जो भी होगा ना उसके आधार पर ही आप वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं। बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड को अपने ग्राहकों को दी जाती है। मतलब जो बैंक है या वित्तीय संस्था है, कोई भी वित्त माने पैसे देने वाला संस्था, वित्तीय संस्था जो है वो कार्ड जारी करता है। आप उस कार्ड की सहायता से वस्तु को या सेवा को ले सकते हैं। विश्व में प्रचलित जो है कुछ क्रेडिट कार्ड है जैसे में वीसा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य विशेषता का वर्णन करें। तो देखिए उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता संरक्षण के लिए, यानी उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है, मान लीजिए कुछ वस्तु खरीद रहा है तो उनके देखते हुए उनका शोषण हो रहा है। मान लीजिए आप सामान खरीद रहे हैं और उस सामान पर रेट कुछ और है, आपसे ले रहा है कुछ, तो आपका शोषण हो गया। तो उसी को रोकते हुए एक नियम बनाया गया 1986 में, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और उसकी कुछ विशेषता था कि अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापार तरीके का प्रयोग करने वाला उत्पादों एवं विक्रेता को दंड देने के स्थान पर उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी जो सामान खरीद रहा है उसके साथ आप दंड या कोई तरह ऐसी काम करते हैं जिससे आगे आपको ना उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात है आपका कि इसके लिए इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर अर्धन्यायिक तंत्र गठित किया गया है। अगर देखिए अगर आपकी सुनवाई अगर नहीं होता है तो हर राष्ट्र में, राज्य में, जिला में एक न्याय क्या बोलते हैं जनता की अदालत बनाया गया है जिसमें आप जाके अपनी सेवा को दर्ज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह अधिनियम वस्तु एवं सेवा दोनों क्रय और विक्रय पर भी लागू होता है। कहने का मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस पर भी ये लागू होता है और आप बेच रहे हैं उस पर भी लागू होता है, क्योंकि मान लीजिए आप ज़्यादा रेट नहीं देकर उस पर बेच सकते हैं। ठीक, और इसका अगला है पॉइंट, इसका उद्देश्य है उपभोक्ता की शिकायत को शीघ्रता से कम खर्च में दूर करना। और ये भी बात है कि आप ये शिकायत आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम पैसे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो नदियों के मुहान पर उनके द्वारा लाई गई गाद के जमा होने से बना क्षेत्र जिसका आकार साधारण तौर पर त्रिकोणीय होता है डेल्टा कहलाता है। कहने का मतलब है ना कि नदी के मुहाना पर कोई पदार्थ जमा हो जाता है तो उसके जो क्षेत्र बन जाता है ना त्रिकोण, त्रिभुज जैसा, तो उसको डेल्टा कहा जाता है। भारत के पूर्वी भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्री तथा महानदी, दक्षिणी पूर्वी भाग में गोदावरी और तथा दक्षिण में कृष्ण एवं गोदावरी कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का विकास हुआ है। जलोढ़ मिट्टी के कारण इन डेल्टाओं की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए सूर्य से आने वाले किरणें जब
फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ता है, यानी सौर सेल पर पड़ता है। जैसे सूरज का किरण, मान लीजिए सूरज का किरण है, ठीक, और यहाँ पर ये जो है इस पर पड़ता है, ठीक, कौन सा, फोटोवोल्टाइक सेल, यानी जिसको सौर सेल बोलते हैं, पड़ता है तो सूर्य के किरणें की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसका उपयोग हम विभिन्न विद्युत उपकरण को उपयोग करने में करते हैं। अतः इस प्रकार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब दोस्तों ना, देखिए क्या किया जाता है ना कि सूरज के प्रकाश सौर ऊर्जा पर पड़ता है तो वो सौर ऊर्जा क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और उसी से हम लोग पंखा, बल्ब ये सब चलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख कीजिए। तो सुखाड़ से बचाव के तरीके जो है इस प्रकार है। पहला, पेयजल सुरक्षित भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना। दूसरा का पॉइंट है पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना। तीसरा का पॉइंट है नहर, पाइन और आहार की व्यवस्था। नहर, पाइन मतलब पानी वाला एरिया, आहार की व्यवस्था पर्याप्त उपयोग करना और वर्षा जल संग्रहण का पर्याप्त उपाय करना। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, जब सुखाड़ की स्थिति आने वाला है तो अब पीने के जल की व्यवस्था करना होगा और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना होगा और वर्षा का जो जल अगर होता है तो उसको इकट्ठा करने का भी उपाय करना होगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के किन्हीं 3 उपाय बताइए। तो देखिए निम्नलिखित से जो देखिए सुनामी से उत्पन्न तबाही बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं इस प्रकार। पहला जो है, समुद्री तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाया जाना चाहिए जो सुनामी को रोक सके। कहने का मतलब समुद्र के किनारे ना बड़ा बड़ा जो है ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जो सुनामी को रोक सके। दूसरा का पॉइंट है समुद्र के किनारे कंक्रीट मजबूत तटबंध बनाना चाहिए, यानी समुद्र का जो किनारा है, बांध है, वो कंकर वाला होना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए और समुद्र तट से दूर बसा होना चाहिए। गांव जो है ना समुद्र किनारे से दूर होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अकस्मात आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो अकस्मासिक जो है आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु अकस्मासिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका अधिक कारगर सिद्ध होती है। अकस्मासिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों का निर्माण, बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, प्राथमिक उपकरण की सामग्री, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था। कहने का मतलब अचानक देखिए दोस्तों, अचानक आपदा आ रहा है तो उस समय जो है ना स्थानीय प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। ये कि मान लीजिए अगर अचानक कहीं आगे लग जाए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। अगर आग में फंसा है व्यक्ति, अगर घायल हो जाता है तो उसको तुरंत ये पहुंचाना होगा हॉस्पिटल। ये सारे के सारे जो है व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि ये स्थानीय प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए